हमारा सब्जेक्ट है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। अभी तक जो हम काम करके आए हैं वो ये है कि चैप्टर 1 के अंदर हमने जो मोल बैलेंस था वो यूज़ किया और जो मुख्तलिफ रिएक्टर्स थे, बैच रिएक्टर और कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर और पैक्ड बेड रिएक्टर, उनके वॉल्यूम फाइंड किए फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम कि अगर इतने टाइम के लिए हमें चलाना हो तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, या वॉल्यूम इतना जो है ना रिएक्टर का है तो ये कितने टाइम के अंदर अचीव हो जाएगा। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा रेट लॉ था -RA, उसको हमने यूज़ किया एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन x। अब जो हमारा काम है तीसरे और चौथे चैप्टर के, उसके अंदर क्या है हमारा काम, उसमें हमने ये करना है कि जो हमारा रेट है वो फंक्शन ऑफ x तो है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बल्कि वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इस चैप्टर के अंदर और चौथे में हम यही करेंगे कि जो रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का विद कंसंट्रेशंस और फिर विद टेम्परेचर और फिर कन्वर्जन टू x, ये सारी चीज़ें इन दो चैप्टर्स के अंदर डिस्कस होंगी। उसके बाद हम अपने जो है फाइनली जो हमारे आइसोथर्मल रिएक्टर्स हैं उनके डिज़ाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहले आउटलाइन के इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, हम करना क्या चाहते हैं। इसमें चैप्टर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑर्डर और रेट लॉ इसको देखेंगे, रेट्स एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट को देखेंगे, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ आवर अप्रोच टू रिएक्टर साइजिंग एंड डिज़ाइन। ये आउटलाइन है, अभी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये आउटलाइन है कि ये मेन हेडिंग्स हैं जो कि हमने इनको डिस्कस करना है। अब हम आ जाते हैं अपना जो पहला है ऑब्जेक्टिव्स उनकी तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, टू रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पीशीज, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन -RA या RA कह दो स्पीशीज का इन रिएक्शन टू ईच अदर, के A का B के साथ, B का C के साथ, C का A के साथ, इन चीज़ों को हम देखेंगे क्या जो ना रिलेशन है आपस में। टू राइट द रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के साथ किस तरह का रिलेशन होता है उसका। फिर उसके बाद पिछले चैप्टर के अंदर किसी स्टूडेंट ने जो ना क्वेश्चन पूछा था कि जी जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस हवाले से हम क्या करेंगे, टू यूज द आर्हेनियस इक्वेशन टू फाइंड द रेट कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये इन्वॉल्व हो गया हमारा यहाँ पे। टू डिस्क्राइब द एनर्जी बैरियर हाइट एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको हम जो है ना स्टडी करेंगे। फिर फाइनली टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन दैट हैव एनर्जी टू पास ओवर इट एंड रिएक्ट। क्या मतलब इसका कि कितने % मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि इस बैरियर को क्रॉस करके रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो ना ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसको भी स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशंस। पहले हम बेसिक डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि ये चीज़ें जब हमारे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी तो हमें ऑलरेडी पता हो कि ये डेफिनेशंस क्या हैं, क्योंकि ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो इनका पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है होमोजेनियस रिएक्शन की। होमोजेनियस रिएक्शन क्या होता है, इज अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन फेज, यानी अब अगर आंख से देखोगे ना तो आपको सारा कुछ एक जैसा नजर आ रहा होगा। दो गैसेस हैं, अगर वो कंप्लीटली मिक्सड है, सारों का कलर भी पूरे रिएक्टर के अंदर सारों का सेम है, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, आंख से दो मुख्तलिफ चीजें नजर नहीं आ रही, या दो लिक्विड इस तरह मिक्स हुए हैं कि दो लिक्विड अलग नहीं नजर आ रहे हैं दो, लेकिन नजर ऐसा आ रहा है कि ये एक ही लिक्विड है, तो ये सिंगल फेज हमारे पास होगा। दूसरा, heterogeneous reaction involves more than one phase and the reaction usually occurs at the interface between the phases। इसकी मैं एक कॉमन एग्जांपल अमूमन दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हमारे पास ऑयल और वाटर, इनके दरमियान रिएक्शन तो नहीं होता, लेकिन मैं फेजेस का वो बता रहा हूँ
के सेपरेशन क्या है कि हमारे पास ऑयल और वाटर इन दोनों की अलग अलग लेयर्स नजर आ रही है, तो यानी किसी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की या किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपको आंख से ही नजर आ जाता है कि ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। तो ये हमारे पास मोर देन वन फेज है। जब हमारे पास इस तरह के सिस्टम हो जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा फेजेस हो, तो हमारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, फेज जहाँ पे आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। यूजुअली अकर्स एट द इंटरफेस बिटवीन द फेजेस, जहाँ पे आकर जो फेजेस आपस में मिलती हैं उस जगह पे रिएक्शन होगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे लेयर से ऊपर जाएंगे तो वहां पर प्योर ए होगा, नीचे जाएंगे तो प्योर बी होगा, लेकिन जहां पर ए और बी आपस में मिल रहे हैं जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, उस जगह पे रिएक्शन हो रहा होगा। उसके बाद an irreversible reaction is one that proceeds in only one direction। irreversible कौन सा, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, and continues in that direction until one of the reactants is exhausted। और ये रिएक्शन हो के जो एक रिएक्शन है रिएक्टेंट है वो एटलीस्ट सारे का सारा कंज्यूम हो जाता है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द अदर हैंड कैन प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड भी चलते हैं ये रिएक्शन और बैकवर्ड भी चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, और जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा ज्यादा। तो depending on the concentration of reactants and products relative to corresponding equilibrium concentration। equilibrium concentration से अगर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से तो वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, एंड इरिवर्स इम्पोर्टेंट है लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज नहीं होगी, लेकिन वैसे समझने के लिए कि रियलिटी क्या है उसके लिए जरूरी है ये स्टेटमेंट। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल का क्या हमने पढ़ा कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं हत्ता के रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन बिहेव्स एज इफ नो इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट्स। Strictly speaking, no chemical reaction is completely irreversible। ये हैरानी की बात है लेकिन वाकई there is no chemical reaction is completely irreversible, कोई से भी नहीं होता। However, for many reactions, the equilibrium point lies so far to the product side that these reactions are treated as irreversible reactions। यानी कि 99.9% या 99% कन्वर्जन हो जाती है सारी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे 99% पे जाके तो काइंड ऑफ क्या हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रियलिटी के अंदर नहीं है, अनरिएक्टेड कुछ ना कुछ रह जाता है हमारे पास हमेशा। उसके बाद अगली टर्म है मॉलिक्यूलैरिटी। ये क्या होती है, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ एटम्स, ions or molecules involved in a reaction step। The terms unimolecular, bimolecular and termolecular refer to reactions involving respectively 1, 2 and 3 atoms interacting or colliding in any one reaction step। किसी एक रिएक्शन स्टेप के अंदर अगर दो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो बाइमॉलिक्यूलर हो जाएगा, तीन मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो टर्म मॉलिक्यूलर कहलाएगा। सिंगल रिएक्शन स्टेप के अंदर इंपॉर्टेंट ये है, वन रिएक्शन स्टेप के अंदर। द मोस्ट, अब ये जो हमने पढ़ा है यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टर्म मॉलिक्यूलर, इसको देखने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमारे पास यूनि या टू मॉलिक्यूल्स है ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? क्या मतलब मैं समझा नहीं। मॉलिक्यूल्स देखो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स आ रही है ना, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज रेडियो एक्टिव डीके such as the spontaneous emission of an alpha particle from uranium-238 to give thorium and helium। ये सिंगल एटम है, देखो किसी दूसरे एटम की जरूरत ही नहीं है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होके थोरियम में और
हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ यूरेनियम की बात करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ यूरेनियम वो क्या होगा, -RU इज इक्वल टू K टाइम्स CU। The only true bimolecular reactions are those that involve the collision with free radicals such as ये रिएक्शन। बाइमोलिकुलर के अंदर जो है ना नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेजेस भी आती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो हम बात करें कि जी प्योरली हमारे पास हो क्या कहते हैं बाइमोलिकुलर, तो वो क्या होंगे, आर दोज दैट इन्वॉल्व द कोलिजन विद फ्री रेडिकल्स, यानी कि ये ट्रू बायोमोलिकुलर कहना चाहिए। वैसे तो बायोमोलिकुलर दूसरों को भी कह सकते हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट्स का इतना ज्यादा जो है ना कोई अमल दखल नहीं है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक तीसरी या दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ चीजें बना दें, दो चीजें आपस में मिलकर, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमें दे दें या सिंगल प्रोडक्ट दें बेशक, तो दो के इंटरेक्शन की वजह से जो होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन अगर ट्रू बायोमोलिकुलर की बात करनी है तो वो ये है, क्यों, इसके अंदर इंटरमीडिएट्स कोई बनने ही नहीं है, ये अटैक हुआ और ये दो चीजें बन गई, बस ये ट्रू बायोमोलिकुलर रिएक्शन है हमारे पास। उसके बाद द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये जो डॉट लगा हुआ है ना ये फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल इन द अबव रिएक्शन, अबव रिएक्शन कौन सा, ये वाला, इज गिवन बाय rate of disappearance of bromine free radical is equal to K times bromine free radicals multiplied by concentration of ethane। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस होती हैं उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय K, इसके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर अब इस इक्वेशन से नोट करो कि हमें इन फैक्ट तो चाहिए एक मोल इसका और एक मोल इसका, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसकी हम पूरी कंसंट्रेशन रखें और इसकी डिक्रीज कर दें तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्शन रेट है वो कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, किसी एक को नहीं ले सकते। अगर हम यूं फर्ज कर लो कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये वाला, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम इसको हम सिर्फ यहाँ तक लिखें, ये कंसंट्रेशन ऑफ इथेन, इसको हम निकाल दें यहाँ से, तो क्या होगा, ये गलत होगा हमारे पास। फिर यहाँ सिर्फ ये वाला पार्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, अगर जितनी चाहिए उतनी ही होगी तो हमारा जो ना एटलीस्ट जो सही ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ रहा होगा। इसी तरह अगर K का प्रोडक्ट ले लें इथेन की कंसंट्रेशन के साथ, इसको निकाल दें तो भी गलत होगा। क्यों, दोनों की कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। इसी वजह से जब हमारे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो तो हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशंस को कंसीडर कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये तो सेकंड ऑर्डर हो गया, थर्ड वो सॉरी बायोमोलिकुलर हो गया, टर्मोलिकुलर की बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टर्मोलिकुलर रिएक्शन वेयर 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड ऑल एट वंस इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट। तकरीबन इस तरह के रिएक्शन हमारे पास नहीं होते, बहुत रेयर, एंड इन मोस्ट इंस्टेंसेस द रिएक्शन पाथ फॉलोज अ सीरीज ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो टर्मोलिकुलर के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ बायोमोलिकुलर, पहले दो आपस में रिएक्ट करके बनते हैं और फिर वो दोबारा से किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर टर्मोलिकुलर बना रहे होते हैं। तो ये जो 2NO है यहाँ पे, ये वाला रिएक्शन, इसके अंदर 2NO को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NO प्लस NO। अब क्या होगा, एक NO इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फिर दोबारा जो एक और NO है उसके साथ करेगा, तो सीरीज ऑफ रिएक्शन की तरह ये काम कर रहा होगा हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा है
कि ये तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट होता है टर्म मॉलिक्यूलर, और मोस्ट इंस्टेंसेस के अंदर द रिएक्शन पाथवे फॉलोज अ सीरीज ऑफ बाई मॉलिक्यूलर, यानी पहले एक NO के साथ, यानी एक NO और एक ऑक्सीजन बाई मॉलिक्यूलर होगा, ये आपस में रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाएंगे, वो फिर दूसरे के साथ करेगा तो एक और बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। तो सीरीज ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास होंगे एज इन द केस ऑफ दिस रिएक्शन। द रिएक्शन पाथवे फॉर दिस हॉल ऑफ फेम, यानी ये वो रिएक्शन है जो कि बहुत मशहूर रहा है, तो इसको हम हॉल ऑफ फेम कहते हैं। रिएक्शन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 9, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। ये कहानी भी आपके सामने आगे जाके खुलेगी कि चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये सारे आप खुद से स्टडी कर सकते हो। या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो 6th चैप्टर तक है ना आपका, वो है आइसोथर्मल रिएक्टर डिज़ाइन। उसके बाद जो है ना आइसोथर्मल के बाद आपके पास हेट्रोजीनियस और जो है ना कैटालिटिक, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के आपके पास जो है ना रिएक्शंस हैं। ये जो 6 है ना, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं, इनकी आप तैयारी कर लेते हो, तो जब आपके पास आएगा ना प्लांट डिजाइन, उसके अंदर आपको कोई एक रिएक्टर भी डिजाइन करना होता है, तो इन 6 के बाद आप डायरेक्ट कोई सा चैप्टर स्टडी कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 चैप्टर स्टडी करने के बाद ये 6 सीरीज के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैं इनके अंदर पहला दूसरा चैप्टर स्किप करवा के तीसरा करवाने की कोशिश करूंगा ना, तो आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सीरीज के अंदर कवर करने होते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट किसी भी चैप्टर पे चले जाओ, आपके पास सारी बेस मौजूद होती है। तो अगर इस तरह का जब आपके पास केस आएगा, जब आप प्लांट डिजाइन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक रिएक्टर डिजाइन करना चाहोगे, तो 6 आपने पढ़े हुए होंगे प्लांट डिजाइन के लिए, 1 या 2 चैप्टर खुद से पढ़ोगे तो आपका डिजाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि जनरल चैप्टर 9 के अंदर डिस्कस किया गया, या आप खुद से भी बाद में कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे बल्कि मेंशन भी कर दिया, स्टडी योरसेल्फ इन केस यू नीड इट इन प्लांट डिजाइन। ओके, इन डिस्कसिंग rates of chemical reaction we have 3 rates to consider। अगर हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना है तो ये 3 रेट हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। पहला कौन सा है? रिलेटिव रेट्स, दूसरा रेट लॉस, तीसरा नेट रेट्स। इनको हम तीनों को देखते हैं कि ये क्या है। रिलेटिव रेट्स, relative rates tell us how fast one species is disappearing or appearing relative to the other species in the given reaction। ये हमारा relative rate होता है कि एक जो है वो दूसरे के मुकाबले में कितना तेजी से disappear हो रहा है, या एक दूसरे के मुकाबले में कितना तेजी से appear हो रहा है। Rate laws are the algebraic equations that apply to a given reaction। ये हम आगे देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर भी देखे थे कि R इज इक्वल टू K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन की पावर कोई ना कोई, इस तरह के हमारे पास जो रिलेशन है वो अलजेब्राइक होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। ये देखो, ये जो हमारे पास है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बल्कि कौन सी है? अलजेब्राइक इक्वेशन है ये हमारे पास, ठीक है। तो अलजेब्राइक इक्वेशंस दैट अप्लाई टू अ गिवन रिएक्शन, और हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट है। जनरल फार्मूला है, लेकिन वो जनरल फार्मूला जैसे रिएक्शन चेंज होगा चेंज होते रहेंगे। ये हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस। अब उसके बाद नेट रेट्स क्या होता है? नेट रेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन स्पीशीज, फॉर एग्जांपल ए इज द सम ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए ऑल द रिएक्शंस इन विच ए इज आइदर अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन द सिस्टम। अब ये इसका मतलब है नेट रेट्स का। नेट रेट का मतलब ये है कि आपके पास बाजू का ऐसा होता है कि आपके जो ना 2 रिएक्टेंट डालते हो, लेकिन प्रोडक्ट जो ना 2 मुख्तलिफ किस्म के बन रहे होते हैं, साइड रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और बाजू का ऐसा होता है कि जो 2 साइड रिएक्शन चल रहे होते हैं उनकी वजह से दोबारा से ए भी बन रहा होता है। तो इस तरह के केस में क्या होगा? ये होगा सम ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए all the reactions in which A is either a reactant or product। A बेशक reactant हो बेशक product हो, दोनों को हम कंसिडर करके उनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। यार ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको हमेशा मिल तो जाता है लेक्चर। अब ये नेट का प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ मुझे बताओ। ये तो आप यूनिवर्सिटी जो है ना उसको लिखो कि जो ये, या हो सकता है आपकी तरफ प्रॉब्लम हो तो आप अपना उसको देखो। प्रॉब्लम आप देखिए सर। यार मेरे भाई, आवाज प्रॉब्लम जो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा उसके अंदर नहीं होगा प्रॉब्लम।
क्योंकि वो नेट के थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। ये नेट की वजह से प्रॉब्लम है वॉइस का, या तो आपकी तरफ नेट स्लो है या मेरी तरफ है, दोनों में से एक काम होगा। लेकिन जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके अंदर सही होगी वॉइस थ्रू आउट द लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, ये नेट रेट्स हमारे पास हो गए। उसके बाद रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्शन, ये क्या है हमारे पास? द रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द वेरियस स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये जो है ना चैप्टर 2 के अंदर हम इक्वेशन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2, ये हम पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। उसमें क्या था? A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B प्रोड्यूस C टाइम्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। फिर हमने क्या किया था कि A कंसंट्रेशन से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि A जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसको हम बेसिस ऑफ आवर कैलकुलेशन लेकर चलेंगे। वी सी दैट फॉर एवरी मोल ऑफ A दैट इज कंज्यूम्ड C ओवर A मोल्स ऑफ C अपीयर। यानी अगर एक मोल A है तो उससे C के कितने बन रहे होंगे? C ओवर A मोल्स। D के कितने बन रहे होंगे? D ओवर A मोल्स। B कितना डिसअपियर हो रहा होगा? B ओवर A मोल्स। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इस C और A को लिंक करना चाहें तो किस तरह होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू C ओवर A मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू C ओवर A टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये डिसअपियर होने का रेट है। तो सिंप्लीफाई कर लो, माइनस C ओवर A आर ए, ये आ गया। सिमिलरली आर डी, ये क्या होगा? D ओवर A माइनस आर ए या माइनस आर ए अगर हम फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा? A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, D डिवाइड हो जाएगा, तो A ओवर D आर डी। अच्छा, अब क्या करना है? C और D को आपने लिंक करना है। किसको? C और D को। अभी तो हमने क्या किया था कि A को C के साथ और A को D के साथ। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? C को D के साथ। किस तरह कर सकते हैं? ये जो माइनस आर ए है, माइनस आर ए, ये किसके इक्वल है? A ओवर D आर डी। तो A ओवर D आर डी को यहाँ पे लिख दो। A ओवर D बनेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, C ओवर D आर डी बन जाएगा। तो C ओवर D आर डी ये बन गया। अगेन जो हमने इन दो रिलेशंस के अंदर काम किया वो क्या किया कि C और D को रिलेट किया किसके साथ? A के साथ, A के साथ। लेकिन अगर C और D को करना है हमने रिलेट, तो किस तरह रिलेट करेंगे? दोनों के अंदर आर ए तो मौजूद है ना, किसी एक में से माइनस आर ए की वैल्यू लो, दूसरे के अंदर पुट करो, या दूसरे से माइनस आर ए की वैल्यू लो, पहले के अंदर पुट कर दो, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने माइनस आर ए की जगह A ओवर डी आर डी, देखो A ओवर डी आर डी पुट किया, A से A कैंसिल हो गया, C ओवर डी आर डी, ये हमारे पास C और D का रिलेशन आ गया। The relationship can be expressed directly from the stoichiometry of the reaction। ये अगर हमारे पास रिएक्शन है, इससे अगर हम जो है ये रिलेशंस डिफाइन करना चाहें तो किस तरह होगा? माइनस आर ए ओवर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी ओवर बी इज इक्वल टू आर सी ओवर सी इज इक्वल टू आर डी ओवर डी। ये सारे रिलेशन किस तरह डिराइव हो सकते हैं ये भी देख लो। आपने करना ये है कि सी को किसके साथ रिलेट किया है? ए के साथ। डी को किसके साथ किया है? ए के साथ। फिर उसके बाद आप जो है ना इसी तरह का रिलेशन बी के साथ भी कर लो और डी का बी के साथ भी कर लो। इन सबको आपस में कंपेयर जब करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी सिंपली। ठीक है, अगर हम यहीं पे देख लें इसी के अंदर, इस वाली के अंदर, तो आर सी क्या है? माइनस सी ओवर ए आर ए। अब क्या करो? सी से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा? आर सी ओवर सी। यहाँ सी से नीचे वाला सी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस आर ए ओवर ए। तो माइनस आर ए ओवर ए इज इक्वल टू आर सी ओवर सी, माइनस आर ए ओवर ए इज इक्वल टू आर सी ओवर सी। इसी तरह आप जो है ना बाकी के रिलेशंस भी जो है डिराइव कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास ये बन जाएगा। अगर हम इसको देखें और हमारी जो रिएक्शन है उसको देखें तो क्या बन जाएगा? आर ए ओवर ए, आर बी ओवर बी, आर सी ओवर सी, आर डी ओवर
डी, ये दिया हुआ। सिर्फ फर्क ये है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं चूंकि वो डिसअपियर हो रहे होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट्स के केस के अंदर हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं। या इसको हम किस तरह कर सकते हैं, आर ए ओवर माइनस ए, माइनस है नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर कर दो, एक ही बात है, पूरे सेम की सेम है इक्वेशन, सिर्फ ये है कि माइनस ऊपर के बजाय हम नीचे ले आए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जो हमारे पास रिलेशन है ना, ये वाला या ये वाला, इससे रिलेटेड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन 2NO + O2, दिस इज a reversible reaction and produces 2NO2. We have RNO divided by -2 is equal to RO2 divided by -1 is equal to RNO2 divided by 2. सेम ये वाला रिलेशन यूज किया है सेकेंड, तो ये आ जाता है हमारे पास। If NO2 is being formed at a rate of 4 mole per cubic meter per second, ये जो हमारा NO2 है जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट, अगर इस प्रोडक्ट के 4 मोल्स पर क्यूबिक मीटर 1 सेकेंड में बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, RNO2 is equal to 4 मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये क्या होगा, RNO is equal to -2 over 2 RNO2। ये इक्वेशन हमारे पास कहां से आई, इधर से, ये और ये, ठीक है। RNO क्या बन जाएगा, -2 दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी कर दो, यहां पे -2 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे -2 डिवाइडेड बाई 2 RNO2, तो -2 over 2 RNO2 ये बन गया। अब RNO2 ये क्या है, 4 मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये NO आ गया हमारे पास। NO क्या हो रहा है, डिसअपियर, ये देखो माइनस साइन आ गया हमारे पास। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO इज, माइनस को इधर ले आओ बेशक, -RNO इज इक्वल टू 4 मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO। इसी तरह द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 इज -RO2 इज इक्वल टू -1 ओवर -2 RNO2। ये रिलेशन हमारे पास कहां से आया, इधर से, ये वाले, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, ठीक है। और साथ ही हमने क्या किया, हमने ये किया कि दोनों साइड्स पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास डायरेक्ट -RO2 आ जाए। RNO2 की जगह ये RNO2 आ जाएगा 4 मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, तो जब 4 मोल आ जाएगा तो -2 और 4 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर ये क्या शो करवा रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। समरी इसकी देख लो कि इसको तो हमें उसने ऑलरेडी बता दिया, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि NO2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज 4 मोल पर क्यूबिक मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमने NO का रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड करना हो या ऑक्सीजन को फाइंड करना हो, तो आपकी जो इक्वेशन बननी है मेन, वो यहां से बननी है, इस रिलेशन से, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली RNO2 की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO या O2 ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द रिएक्शन ऑर्डर एंड द रेट लॉ। इन द केमिकल रिएक्शंस कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, यानी जो आने वाली डिस्कशन है इसके अंदर, वी टेक एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन अ स्पीशीज ए को हम बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लेंगे, ये हम ऑलरेडी दूसरे चैप्टर के अंदर भी कहें कि ए को जो ना हम बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कंसीडर करेंगे, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, विच इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज डिसअपीयरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज यूजुअली चोजन एज आवर बेसिस फॉर कैलकुलेशन। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने मोल बैलेंस लगाया था रिएक्टिव स्पीशीज के ऊपर, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसको हम एज अ बेसिस ऑफ कैलकुलेशन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जी फिजिक्स
साइड में आपने -2/2 किया तो ये 4 मुझे -2/2 ये इसकी बात कर रहे हो? जी सर की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो -2/2 कहां से आया ये पूछ रहे हो? -4 ये -4 कैसे आया? ये देखो RnO2 रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 कितना है 4, तो RnO2 की जगह क्या आ जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4 रह जाएगा, माइनस साइन ये रहा। ठीक है सर, ठीक है यार मुझे बड़ा अफसोस होता है जो ना, ये तो मैट्रिक का मैथमेटिक्स है। Anyhow, अच्छा, the rate of disappearance of A that is defined as -RA depends on temperature and concentration, ठीक है ना? तो for many irreversible reactions it can be written as the product of reaction rate constant Ka and a function of the concentrations of the various species involved in the reaction, ठीक है? ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये सारे जो है ना थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर -RA यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू K, यानी कि जो हमारा रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशंस। फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशंस का मतलब कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई भी हो रही होंगी, कंसंट्रेशन आपस में ऐड हो रही होंगी, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा होगा, उसकी पावर कोई A होगी, कहीं पे 1 प्लस समथिंग होगी, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर कंसंट्रेशंस ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी। ये हमारा जनरल है, ये हमारा क्या है जनरल, के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशंस। ये जनरल फॉर्म है हमारी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट 1। अब आप ये देखो कि हम जो है सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर जाए, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 इस तरह करके चलेगी हमारी ये सीरीज। अब हम कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट जो है रिएक्शन ऑर्डर और रेट लॉ को समझने के लिए, वो क्या है, लॉ ऑफ mass action. The rate of reaction increases with increasing concentration of reactants owing the corresponding increase in the number of molecular collision. कि हमारे पास जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होने हैं वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से होने हैं, और जब कोलिजन इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। The algebraic equation that relates -RA to the species concentrations is called the kinetic expression or the rate law। यानी कि जो हमने कहा है ना कि ये जो है ये कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये K टाइम्स फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन को काइनेटिक एक्सप्रेशन या रेट लॉ। द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि K की बात कर रहा है वो Ka, लाइक द रिएक्शन रेट -RA ऑलवेज रेफर्स टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज। यानी ये जो R के साथ हमने A लगाया है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, इसी तरह ये जो K होता है ये भी ओवरऑल रिएक्शन का नहीं होता, ये भी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीशीज इन द रिएक्शन एंड नॉर्मली शुड बी सब्सक्रिप्टेड विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पीशीज। ये तो सब्सक्रिप्ट लगाएगा हमने A। However, for reactions in which the stoichiometric coefficient is 1 for all species involved in the reaction, अगर हमारे पास रिएक्शन इस तरह का हो कि जो हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सारे के सारे 1 हो, 1 1 1 1, क्या मतलब कि एक मोल अगर इसका डिसअपीयर हो रहा है तो इसका भी एक ही डिसअपीयर हो रहा है, इसका भी एक ही बन रहा है, इसका भी एक ही बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के अगर हमारे पास सिचुएशन हो तो फॉर द अबव रिएक्शन वी शैल डिलीट द सबस्क्रिप्ट, फिर हम ये सबस्क्रिप्ट को डिलीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या मतलब है इसका
कि KNaOH कह लो या KCl कह लो या KNaCl कह लो या KH2O कर लो, ये सारे का सारे किसके इक्वल होगा? K के। The dependence of the reaction rate minus RA on the concentrations of the species present, यानी कि function of concentrations, is almost without exception determined by the experimental observations। इसको हम experimental observations जो है उनके साथ नोट करते हैं। ये अलजेब्राइक इक्वेशन जो हम पहले बना लेते हैं ना, अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम बनाते हैं, वो हमेशा ये नहीं है कि जो बना ली वो 100% सही है, उसको एक्सपेरिमेंट्स के साथ वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करके पहले पता लगाना होता है। Although the functional dependence on concentration may be postulated, बना तो सकते हैं हम थ्योरी को यूज करते हुए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आर नेसेसरी, एक्सपेरिमेंट्स जरूरी हैं। क्या वेरीफाई करने के लिए कि जो थ्योरी से हमने रिलेशन बनाया है वो सही भी है या नहीं है, ये पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। One of the most common general form of this dependence is the power law model। जो हमारे पास रिएक्शन रेट है उसका जो बहुत हमारा जनरल वो है फॉर्म, वो कौन सी है? वो पावर लॉ मॉडल है। पावर लॉ मॉडल है क्या? हियर द रेट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of the individual reacting species, each of which is raised to a power, यानी concentration of species का प्रोडक्ट जिसमें हर कंसंट्रेशन की पावर कोई ना कोई हमारे पास नंबर होगा। The exponents of the concentrations in equation lead to the concept of reaction order। ये जो हमारे पास exponents हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? reaction order। तो ये वाला जो हमारा order of reaction है इसमें with respect to a, जी सर, the order of reaction refers to the powers to which the concentrations are raised in the kinetic rate law। अगर हम इस rate law की बात करें, ये वाला जो rate law 3-3, इसके अंदर the reaction is alpha order with respect to A, यानी with respect to A order क्या है reaction का? alpha। with respect to B reaction का order क्या है? beta। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है। द यूनिट्स ऑफ माइनस आर ए आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस पर यूनिट टाइम, ये हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। while the units of specific reaction rate Ka will vary, ये Ka का यूनिट है ना ये वेरी करेगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो और इसका जो है यूनिट होगा, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो और होगा, जीरो ऑर्डर के लिए ए और थर्ड ऑर्डर के लिए और। के यूनिट्स वेरी करेंगे, लेकिन आर ए के यूनिट्स वो सेम है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं पहले चैप्टर में भी दूसरे में भी। लेकिन के ए का वेरी करेगा किस चीज के साथ? ऑर्डर के साथ। अगर ऑर्डर जीरो ऑर्डर है तो के यूनिट्स और होंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो और हो जाएंगे, सेकंड ऑर्डर है तो के यूनिट्स और हो जाएंगे। ये भी आगे हम देखते हैं कि किस तरह वेरी करता है। कंसीडर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट है हमारे पास और ये क्या बना रहा है हमारे पास? प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम? असल में के को देखना चाह रहे हैं, के को विद एन ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? एन। तो जो यूनिट्स हैं आर ए के और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के वो क्या होते हैं? आर ए के आप ऑलरेडी पढ़ा है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोल पर लीटर, जो मर्जी कह लो, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, यानी कि कंसंट्रेशन के यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स। ये किसके यूनिट्स होंगे? माइनस आर ए या ये रेट के हमारे पास। और जो के होता है इसके क्या होता है? इसके यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर 1 माइनस एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको अगर कॉन्सेप्चुअली चेक करना है कि ये आया कैसे, ये जनरल फार्मूला बना कैसे, तो उसके लिए आगे हम एग्जांपल्स दिखा रहे हैं जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की, उधर से पता चल जाएगा कि के यूनिट्स किस तरह डिराइव होते हैं। लेकिन उन चारों को देखने के बाद पता ये चलेगा कि जनरल फार्मूला ये वाला है हमारे पास। जनरली द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट
कि फॉर एग्जांपल द रेट लॉस कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टुगेदर विद टिपिकल यूनिट्स फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट्स आर। ये क्या मतलब है इसका स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए जो हमारे यूनिट्स हैं के वो किस तरह आते हैं, वो जनाब ये दिए गए। अब यहाँ से मैं समझाना शुरू करता हूँ। हमारा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर n क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, जीरो। कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब 1 इंटू के। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन रेज टू द पावर क्या होगी, जीरो, और एनीथिंग रेज टू द पावर क्या होती है, 1। तो यहाँ पे होना तो चाहिए था के ए सी ए रेज टू द पावर जीरो, सी ए रेज टू द पावर जीरो क्या होगा, 1 इंटू के ए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें के यूनिट्स वही होंगे जो आर ए के होते हैं। आर ए के हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, तो वही के यूनिट्स हैं हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आर ए के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, यानी लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। के यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं। सी ए के यूनिट्स क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर राइट हैंड साइड पर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1/सेकेंड बनेगा। तो के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। अब ये देखो कि जब जीरो ऑर्डर था तो के यूनिट्स ये थे, जब फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो के यूनिट ये हैं। देखो के यूनिट्स क्या हो रहे हैं, चेंज डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरह अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू के ए सी ए स्क्वायर्ड। अब सी ए इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, फिर चूंकि स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर। और आर ए के क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ये किसके यूनिट्स हो जाएंगे, के। ठीक है, यानी एक यूनिट्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो इसके अकेले के यूनिट्स होंगे वो दूसरी जगह पर जाकर क्या हो जाएंगे, इनवर्स। तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के बजाय क्या बन जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। सेम इज विद थर्ड ऑर्डर, सिर्फ फर्क क्या होगा कि पावर जो 3 थी वो इधर के जो यूनिट हैं इधर के यूनिट्स हैं, फर्क क्या है, जो यहाँ के यूनिट्स हैं उनका अगर क्यूब करोगे तो यहाँ के यूनिट्स आ जाएंगे, तो एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, लेफ्ट साइड से जो हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 रह जाएगी, तो ये 2 आ गई हमारे पास। दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के बजाय ये क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल बन जाएगा। तो ये देखो कि जैसे जैसे रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो रहा है के यूनिट्स भी चेंज हो रहे हैं। ये घर पे बैठ के डिराइव करने हैं बाकायदा यूनिट्स, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही निकलेंगे। जी सर, कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यों नहीं होगा सर, पर सेकंड में होगा। यार ये मैं रेट की बात कर रहा हूँ ना, रेट क्या कहता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेट और ग्रेडियंट में क्या फर्क होता है, रेट होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम करते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आर ए के पहला चैप्टर देखो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब है पहला और दूसरा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ। आर ए के यूनिट क्या थे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। रेट है ये, रेट का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ रहा। ये जो आपने बात की है ना, इस बात का मतलब ये है कि आपने पहला और दूसरा चैप्टर अभी पढ़े ही नहीं है, वरना आपको आर ए के यूनिट्स पता होते, क्योंकि इसकी बेसिक डेफिनेशन और यूनिट्स पहले चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। फिर कहते हैं जो ना टीचर ने नंबर नहीं दिए, यार नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से मैं नंबर दूँ। An elementary reaction is one that involves a single reaction step. Elementary reaction क्या होता है, जो कि single step reaction हो, such as the bimolecular reaction between oxygen free radical and
मेथनॉल मॉलिक्यूल, ये मेथनॉल है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, सिंगल स्टेप के अंदर होना है, कोई इंटरमीडिएट कोई दूसरी चीज नहीं है। और फॉर्म क्या बन जाएगा, CH, ये O कैपिटल आना है असल में, O इसका फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल, ये फिर एक्सचेंज रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हमारे पास आगे। अच्छा, इनके जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, 1 1 1 1, ठीक है। Consequently, the rate law for disappearance of molecular oxygen is RO, यानी rate of disappearance of oxygen free radical is equal to K times concentration of first reactant multiplied by concentration of second reactant. The reaction is first order in oxygen. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की पावर क्या है, तो विद रिस्पेक्ट टू मेथनॉल भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। देयरफॉर वी से दैट बोथ द रिएक्शन एंड द रेट लॉ आर एलिमेंट्री, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स भी 1 1 और पावर्स भी 1 1, तो रिएक्शन भी और रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो भी, ये क्या है, एलिमेंट्री। देयर आर मेनी रिएक्शंस where the stoichiometric coefficient in the reaction are identical to the reaction order, कि जो stoichiometric coefficient होते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर वो are identical to the reaction order, वो हमारी जो रिएक्शन ऑर्डर होता है उसके मुताबिक ही होता है। यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है। तो इस तरह के केस जब हमारे पास हो तो वो क्या होता है, एलिमेंट्री। देयर आर मेनी रिएक्शंस वेयर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द रिएक्शन आर आइडेंटिकल टू द रिएक्शन ऑर्डर बट द रिएक्शंस आर नॉट एलिमेंट्री, लेकिन इसके बावजूद रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाथवे डिफरेंट होता है। किस तरह का, कि हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। तो ओविंग टू सच थिंग्स एज पाथवेज इन्वॉल्विंग एक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड सीरीज रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन मैंने कहाँ पे बताया था, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास होता तो ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेशक 1 हो, कुछ रिएक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो हमने यहाँ पे बताया था ना कि ये तो है सिंगल स्टेप, ठीक है। इस रिएक्शन की क्या खुसूसियत है, सिंगल स्टेप है और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी 1 1 है, ना तो इंटरमीडिएट बनना और है भी 1 1, और जो हमारा रेट लॉ है उसके अंदर भी पावर 1 1 है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन भी और रेट लॉ भी दोनों के दोनों एलिमेंट्री हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे ये कोएफिशिएंट तो 1 1 होंगे, कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 और 1, लेकिन इसके बावजूद हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट्स बन रहे होंगे या सीरीज रिएक्शन हमारे पास चल रहा होगा। For these reactions that are not elementary but whose stoichiometric coefficients are identical to the reaction order in the rate law, we say reaction follows an elementary rate law. For example, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्कस्ड अर्लियर, यानी कि ये वाला, इस रिएक्शन के लिए द अबव रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन बट फॉलोज एन एलिमेंट्री रेट लॉ। ये देखो कि यहाँ पर 2 1 और अगर यहाँ पे भी देखते हो 2 1, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री नहीं है, ये जो हमारा रिएक्शन है ये एलिमेंट्री नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सीरीज रिएक्शन बनेगी, एक सिंगल NO पहले O2 के साथ करेगा, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, एक तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा, वो तीसरा मॉलिक्यूल एक बचे हुए NO के साथ फिर रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से, हालांकि अब देखो जो चीज कॉमन आ रही है वो क्या है, 2 1, यानी कि 2 1, वो रेट लॉ के अंदर भी 2 1 ही है। लग ऐसे रहा है कि ये एलिमेंट्री है, लेकिन ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू चल रहा है हमारा रिएक्शन। तो जो हमारा रेट लॉ है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक पुरानी वाली बात कि जरूरी नहीं है कि जो आपका रेट लॉ बन रहा है उसकी मैथमेटिक्स तो आप जो है ना यहाँ से उठा लोगे, लेकिन ये कंफर्म एक्सपेरिमेंट्स के जरिए होगा कि हमारे पास जो है ना ये रेट लॉ सही भी है या
नहीं, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए कंफर्म हुआ होता है। एंड अदर नॉन एलिमेंट्री, ये तो एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन दिखा दिया ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की। दैट फॉलोज एन एलिमेंट्री रेट लॉ इज द गैस फेज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसके अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा रेट लॉ है, ठीक है। लेकिन ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन रेट लॉ जो है वो कौन सा है, एलिमेंट्री रेट लॉ को फॉलो कर रहा है। In summary, many reactions involving multiple steps and pathways, the powers in the rate law surprisingly agree with stoichiometric coefficient. हमारे पास जो पावर्स होती हैं ये वाली, ये तो stoichiometric coefficient के साथ मैच कर जाती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन एलिमेंट्री। क्यों? क्योंकि या तो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं या उनके पाथवे डिफरेंट होते हैं। Consequently, नतीजतन टू फैसिलिटेट डिस्क्राइबिंग दिस क्लास ऑफ रिएक्शन, यानी इस तरह के रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो रहे हो या पाथवे डिफरेंट हो, उन रिएक्शंस के लिए हम क्या कहते हैं, वी से दैट अ रिएक्शन फॉलोज एन एलिमेंट्री रेट लॉ। वो फॉलो कर रहा है एलिमेंट्री रेट लॉ को when the reaction orders are identical to stoichiometric coefficient of the reacting species for the reaction as written। पाथवे डिफरेंट होगा या उसका जो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होगा, लेकिन अगर रेट लॉ वैसा ही है जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर है, तो वो हमारे क्या कहेगा, हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फॉलो करता है एलिमेंट्री रेट लॉ को। It is important to remember that the rate laws are determined by experimental observation। अगेन वही कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से फाइनल कंफर्मेशन आती है हमारे पास। ये कहाँ पे बताया गया है, चैप्टर 7 के अंदर, जो कि हम अगर टाइम मिला तो हल्का सा टच कर लेंगे, लेकिन जो 6 चैप्टर हैं इसी के अंदर आपका सेमेस्टर होपफुली एंड हो जाएगा। They are a function of the reaction chemistry and not the type of reactor। यानी कि जो ना रिएक्शन केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रिएक्टर पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। ये नहीं है कि ट्यूबुलर रिएक्टर लगाते हो तो और हो जाएगा, और जो ना बैच रिएक्टर लगाते हो तो और हो जाएगा। ये रिएक्शन केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है रेट लॉ हमारा। टेबल 3.1 गिव्स एग्जांपल्स ऑफ रेट लॉज फॉर अ नंबर ऑफ रिएक्शंस। ये एग्जांपल्स हैं आगे सारी, ये वाली, ठीक है। जो ये रिएक्शन है इसका रेट लॉ ये वाला है, ये जो हमारे पास है, ठीक है, इसका ये रेट लॉ है। जो ये वाला रिएक्शन है हमारे पास, इसका रेट लॉ। अब ये यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली कि हमारे पास CH2 CH2O CH2 CH2O, इसके अंदर वाटर भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं आ रहा। क्यों? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनल ये आता है हमारे पास। मैथमेटिकली तो आना चाहिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां से हमें पता चलता है कि वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ज्यादा कर लो वाटर को या कम कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह का हमारे पास आ जाता है। तो ये डिफरेंट दिखाए गए हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है। फर्स्ट ऑर्डर क्या कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर जो वो क्या है, ओवरऑल 1। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर, ये देखो 1 पावर ये हो गई, 1 पावर ये हो गई, क्या हो गया 2, 1 पावर ये, 1 पावर ये, क्या हो गई 2। तो ये जो हमारे रिएक्शन है ये, और जो रेट लॉज है हमारे, ये कौन से हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इसी तरह नॉन एलिमेंट्री रेट लॉज। अब यहाँ पर देखो एक नई चीज कि यहाँ पर अगर मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली तो वो क्या होता है, वो बनना चाहिए rate of disappearance of this reactant is equal to K times concentration of this raised to the power 1। क्यों? यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 3/2 है, डिफरेंट है। वजह क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारे पास डेटा आएगा, उस डेटा के ऊपर जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन फिट करते हैं ना, वो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है 3/2 पावर वाली। तो इस वजह से जो है ये डिफरेंट है। फिर उसके बाद शुरू में इस लेक्चर के मैंने क्या बताया था कि ऐसा भी आता है कि कंसंट्रेशंस जो हैं उनके अंदर कांस्टेंट नंबर्स ऐड भी हो रहे होते हैं, और जो ना कंसंट्रेशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो उस तरह का एक ये दिया हुआ है, ये देखो रेट लॉ टोटली डिफरेंट, ठीक है। गैस फेजेस के लिए है, क्योंकि जब प्रेशर इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं तो प्रेशर वगैरह जो है
वो गैसेस के केस में हम जो है ना जो हमारे गैस लॉज हैं उनको यूज़ करते हुए जो हमारे ये कंसनट्रेशन होते हैं उनको प्रेशर और इन टर्म्स के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेबोरेटरी के अंदर मेजर किया जा सकता है, तो उस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है जिसको आराम से मेजर किया जा सके। तो इस तरह के भी हमारे पास होते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं हमारे पास, उसके भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। बायोमास रिएक्शन, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। ये मेरे ख्याल आई थिंक जो ना माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स कहलाती है। एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बुक के अंदर में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये इक्वेशन देखकर मुझे याद आ रहा है। तो जो हमारे पास बायोमास के रिएक्शंस होते हैं वो बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं। बैक्टीरिया उसके अंदर जो है रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट इस तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स कहलाती है, जो मुझे याद पड़ रहा है अभी। एनी हाउ, तो ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये अब ये देखो कि जैसे जैसे रिएक्शन चेंज हो रहा है, रेट लॉ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये देखो रिएक्शन चेंज हुआ, रेट लॉ चेंज होगा, रिएक्शन चेंज हुआ, रेट लॉ चेंज हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो ना जो आपके पास रिएक्शन है उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बल्कि हर रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर किसी का। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 एंड ओवरऑल ये हमारा 8वां लेक्चर था आज का। अब इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। जी सर, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का किस तरह पता चलता है, या एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है? देखो एलिमेंट्री जो है ना उसकी डिस्कशन को एक दफ़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिर खुद ही समझ आ जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। एलिमेंट्री जो है रिएक्शन वो क्या था, सिंगल स्टेप के अंदर हो जाए, ठीक हो गया। दूसरा एलिमेंट्री रेट लॉ क्या है कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक वही पावर्स बन रहे हो हमारे, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन भी और जो हमारा रेट इक्वेशन है वो भी एलिमेंट्री है, ठीक हो गया। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि रिएक्शन जो होता है ना उसके अंदर जो कोएफिशिएंट दिए हुए होते हैं वो तो वही होते हैं जो पावर के अंदर है, यानी जो पावर्स हैं वो कौन सी हैं, कोएफिशिएंट्स ही हैं असल में। लेकिन हमारा रिएक्शन जो है वो मल्टी स्टेप के अंदर हो रहा होगा या उसका पाथ वे डिफरेंट होगा, लेकिन जो हमारे पास जो पावर्स होंगी वो वही होंगी जो कि हमारे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। तो इस केस में जब पाथ वे डिफरेंट हो लेकिन पावर्स वही हो जो कि यहाँ पे एलिमेंट्री है, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉलो कर रहा है एलिमेंट्री रेट लॉ को। एलिमेंट्री होता नहीं है लेकिन हम ये कहते हैं कि फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पावर्स जो है ना वो वही है जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इसीलिए ये जो लफ्ज है ना कि कहा गया, फॉलो का लफ्ज दिया हुआ होगा यहाँ पे, हाँ ये वाला यहाँ पर है, ये देखो, फॉर दीज रिएक्शंस दैट आर नॉट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री नहीं है। क्यों एलिमेंट्री नहीं है? क्योंकि या तो पाथवे डिफरेंट है या मल्टी स्टेप है या इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। लेकिन इस तरह के नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो वही हैं जो कि पावर्स हैं हमारे रेट लॉ के अंदर। तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन फॉलोज एन एलिमेंट्री रेट लॉ। फॉलो का मतलब और है, यानी इनफैक्ट तो वो नॉन एलिमेंट्री है लेकिन फॉलो वही काम कर रहा है जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रेट लॉ को फॉलो कर रहा है बस, इनफैक्ट ये नहीं है। एनीथिंग एल्स? Any other question? कोई क्वेश्चन नहीं है?
ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह। अब यहाँ पर जो एक और चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँ कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं अपना, इसके अंदर मेरे पास कुछ टाइम अभी था, मैं मज़ीद भी आगे चल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर ब्रेक इस वजह से लगाई है कि क्लास के अंदर जब हम होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पूछते हो तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा होता हूँ, ठीक है, तो कवरेज कंटेंट की कम होती है, तो मैंने इधर भी कम ही रखी है ताकि आपका वो क्लास वाला ही जो है ना उतना ही कवरेज हो जितनी हम क्लास के अंदर कर रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस तो कर लें। अटेंडेंस भाई मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, तो वो जो है ना अटेंडेंस आपकी लग जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बीच में सर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा, तो पैन मुझे नोट कर लीजिएगा क्या करना यार। ये अब मैं इसको मैं क्या कर सकता 49। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है ना, अगर स्क्रीनशॉट के अंदर है तो लग जाएगी। अब इस तरह तो नहीं है ना कि पूरे लेक्चर में नहीं थे, एंड में आके ऑनलाइन हो गया और जो मेरी अटेंडेंस लगा दी, इस तरह अटेंडेंस नहीं लगनी। अल्लाह हाफिज़। सर जब नेटवर्क पे इशू होता है सर इसी वजह से